ट्रेनिंग का हमने एक 5 डेज का प्रॉमिस किया है। आज कंप्लीट टेक्निकल क्वेश्चंस और टेक्निकल ट्रेनिंग पिस्टल शूटिंग की will be taught to you by Mr. Om Prakash, who's our Asian medalist, a coach and a jury member. So मैं रिक्वेस्ट करूंगा आज का सेशन स्टार्ट करने के लिए। ओम प्रकाश जी, कैन यू स्टार्ट द सेशन टुडे? थैंक यू वेरी मच सर। जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से स्वागत है ई पाठशाला के अंदर। सबसे पहले सेम रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना इंट्रोडक्शन और गुड मॉर्निंग ये सब मैसेज ना भेजें, उससे आपकी स्क्रीन डिस्टर्ब होती है, सभी शूटर्स को देखने में दिक्कत हो रही है। और अपने क्वेश्चंस रेडी रखें, जैसे जैसे मैं एक एक चीज के ऊपर आगे लेके चल रहा हूँ। अपने जो भी कोई चीज समझ में नहीं आती है तो क्वेश्चन तैयार रखना है, क्वेश्चन भेजते रहिए, मैं पूछूंगा और कोशिश करूंगा आपके हर एक सवाल आज लिए जाएं। आज और कल जो 2 दिन का सेशन है उसके अंदर कोई भी सवाल आपका छोड़ा नहीं जाएगा। शूटिंग का स्टार्ट टू एंड तक आपको बताएंगे और उसके बाद 2-3 एडिशनल पॉइंट्स भी हैं जो मैच प्रिपरेशन के बारे में है। उसके बाद मैच से पहले प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, प्रैक्टिस और मैच का स्कोर अलग अलग क्यों हो जाता है, मैच से पहले नींद क्यों नहीं आती है, वो सब चीजों के बारे में भी डिटेल में बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम शूटिंग की जो स्टार्टिंग करते हैं, स्लाइड सर स्टार्ट कीजिए। बेसिक से स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है पोजीशन। पोजीशन से पहले भी मैं एक चीज बताना चाहूंगा, एक ह्यूमन बिहेवियर के बारे में आपको, कि एक स्पोर्ट्समैन का जो बिहेवियर है वो कैसा, स्पोर्ट्समैन और एक नॉर्मल बंदे के अंदर फर्क क्या होता है, वो चीज मैं बताना चाहूंगा आपको। तो मेन तो ये है कि अगर आप स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं या फिर आप स्पोर्ट्समैन वाली स्पिरिट रखते हैं तो आपको थोड़ा सा कुछ अलग करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपके अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे, या फिर आप चेंज हो जाओगे। अपने आप लाओगे तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आपको चेंज अपने आप भी नेचर कर देता है अगर आप किसी चीज में इन्वॉल्व होगे तो। यही चीज है बेसिक ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, बेसिक ऑफ ए स्पोर्ट्समैन। तो आपके एक ह्यूमन बीइंग होने में, नॉर्मल इंसान होने में और स्पोर्ट्समैन होने में क्या फर्क है? तो कुछ चीजें हैं जो आपको अपने अंदर चेंज करनी पड़ेंगी, जिसके अंदर सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊंगा, आपका जो एटीट्यूड है, आपकी जो कई चीजें एक नॉर्मल बंदे के अंदर हो सकती हैं, एज ए स्टूडेंट हो सकती हैं, हो सकता है आप किसी चीज में लेजी हो सकता है कि आप के अंदर पेशेंस ना हो। तो ऐसी कुछ एक चीजें हैं जो आगे हर एक पॉइंट के ऊपर मैं बताता जाऊंगा, वो आपको चेंज करनी पड़ेंगी। उसके बाद सबसे पहले हम आ जाते हैं कि शूटिंग क्या है, व्हाट इज शूटिंग। जिस गेम में आप आगे हो इसका आपको ये पता होना चाहिए कि ये है क्या चीज। कोई बोलता है कि ये गेम है, तो अगर गेम है तो गेम की तरह खेलते क्यों नहीं हो, एंजॉय क्यों नहीं करते हो? यहाँ आके क्यों पसीने छूट जाते हैं मैच के अंदर, कांपने क्यों लग जाते हैं, नींद क्यों नहीं आती है? गेम तो आप गली में भी खेलते हो, ग्राउंड में भी खेलते हो, घर में भी गेम खेलते हो, तब आपको हार्ट बीट क्यों नहीं बढ़ती है? तो आपने गेम की तरह इसको लिया ही नहीं है। दूसरी चीज है कि गेम तो तब है जब आपका कंपटीशन है, उससे पहले क्या है? उससे पहले इट्स एन आर्ट, ये एक कला है, इसको आपको सीखना है कि एक निशाने को सही और सटीक तरीके से सही जगह पे लगाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। जो कुछ भी चाहिए वो तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। सबसे पहले आप दिमाग में ये सेट कर लीजिए कि ये एक कला है और मुझे इस कला को जानना है, सीखना है पहले कि ये कैसे सीखी जाती है, एक निशाना कैसे लगाते हैं, उसके लिए क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या जरूरतें हैं, क्या क्या मुझे इसमें चेंज करने पड़ेंगे अपने अंदर, क्या इक्विपमेंट के साथ में क्या टेक्निक्स होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो वो सब चीजें आपने सीखनी पड़ेंगी, उसके बाद आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। और जब तक आप इसको एज ए प्रोफेशन या एज ए एकदम से गले पे तलवार लटका लेंगे कि बस जिंदगी में यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है, तो जितना आप इसको सिर पे बोझ बना लेंगे, जितना आप लोड ले लेंगे, जितना आप इसको इंपॉर्टेंस दे देंगे कि नहीं इसके बिना मर जाऊंगा, तो कुछ नहीं कर सकते लाइफ में, और ये हमेशा आपके लिए एक बर्डन बना रहेगा, बोझ बन जाएगा आपके ऊपर। तो इतना लोड ना ले, एक गेम की तरह खेलें, खेल की तरह खेलें और इसको एंजॉय करें, मजे लें। और मजे लेने के साथ साथ शुरू में कोशिश ये करें कि पहले आप सीखें इस चीज को। जब तक आप सीखे ही नहीं है, जब आपको ये चीज आती ही नहीं है, तो तब आप अपने आप को कंपटीशन में कैसे उतार सकते हैं? ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि सबसे पहले सीखना है कि शूटिंग है क्या, मैं क्यों कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ का जवाब आप खुद दीजिए कि आपके क्या गोल्स हैं इसके अंदर। कई लोगों को मैं देखा हूँ कि 2 घंटे भी प्रैक्टिस नहीं करते, लेकिन जब पूछो तो बोलते हैं कि सर ओलंपिक मेडल लेना है। भाई 2 घंटे प्रैक्टिस के अंदर ओलंपिक मेडल किसने नहीं लिया आज तक? उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत त्याग करने पड़ेंगे, बहुत सेक्रीफाइसेस मांगती है हर अचीवमेंट आपकी, किसी भी फील्ड में चले जाओ। तो उसके लिए आपको बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। 2 घंटे प्रैक्टिस करके और पूरे दिन आप मोबाइल पे लगे रहो या टीवी देखते रहो, या आप एक लेजी नेचर है और उसके बाद आप सोचते हो कि ओलंपिक मेडल ले लोगे, तो आप अपने आप को एक झूठी तसल्ली दे रही हो। अंदर से आपके आवाज नहीं आती है कि आप एक्चुअली में लोगे। उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो उसके लिए तैयार करो अपने आप को।
तो आपका रीजन क्लियर होना चाहिए पहले, रीजन और विजन दोनों क्लियर होने चाहिए कि मेरे को क्या करना है और क्यों करना है। क्यों का जवाब तो मांगिए अपने आप से कि भाई मेरे को शूटिंग करनी है तो मैं क्यों कर रहा हूँ। तो क्यों का जवाब जितना स्ट्रांग होगा आप उतना ही ज्यादा मेहनत करने पे लग जाएंगे। पहले अपने आप को कन्विंस कीजिए। नेक्स्ट जो अपनी बात आ जाती है पोजीशन के बारे में, हम पोजीशन के बारे में बात करेंगे सबसे पहले। तो पोजीशन क्या है? पोजीशन नॉर्मली कहते हैं कि स्टांस है, और जैसा आप दोनों पिक्चर्स के अंदर देख रहे हैं ये भी पोजीशन है। तो पोजीशन जब हम इसके अंदर हम पतंजलि योग के कुछ सूत्र ले लेते हैं तो क्या कहा गया पोजीशन के बारे में? पोजीशन यानी कि आसन। तो आसन के बारे में पतंजलि में ये लिखा है कि स्थिरम सुखम आसनम, जो स्थिर हो सुखदायक हो वही आसन है। कई लोग क्या करते हैं शूटिंग के अंदर कि कोई अच्छा शूटर अगर बहुत बढ़िया शूटिंग कर रहा है और उसका कॉपी करते हैं। कॉपी जिंदगी में कभी किसी को मत करो, कॉपी करोगे तो सक्सेस नहीं हो सकते। उसकी हाइट आपसे अलग है, उसकी बॉडी वेट आपसे अलग है, सब कुछ अलग है, उसकी मसल्स की बनावट अलग है। हो सकता है आपके अंदर मसल वेट ज्यादा है, उसके अंदर बोन वेट ज्यादा है, दिखने में आप एक जैसे हो लेकिन आपकी पोजीशन सेम नहीं बन सकती है। तो इसलिए पहली बात तो ये कि पोजीशन में किसी को कॉपी ना करें। उसके बाद जो सबसे बड़ा मूल मंत्र है, स्थिर होना चाहिए, स्थिरता मिलनी चाहिए आपको, और आपके लिए कंफर्टेबल होना चाहिए। वो आपका आसन है, वो आपकी शूटिंग की पोजीशन है। अब वो चाहे आपको 1 फीट पैर खोलने में आ रहा है या 6 इंच पैर खोलने में आ रहा है, जहां आपको कंफर्टेबल लग रहा है वहां आपको रुकना चाहिए। हर आदमी की अलग बॉडी है, अलग उसकी बॉडी की प्रकृति है, तो उस हिसाब से हर आदमी की अलग पोजीशन बनेगी। ठीक है, नॉर्मली पोजीशन के लिए कई सारी एक्सरसाइजेज हैं जो इसके अंदर दी गई हैं, दो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अपने आप को बैलेंस करना सीखिए। सबसे पहले ये जरूरी नहीं है कि आप आते ही यहाँ पे पिस्टल पकड़ करके खड़े हो जाए उसी से आपकी पोजीशन बेटर बन जाएगी, नहीं हो सकता। उसके लिए आपको कई सारे आसन करने पड़ेंगे, योगा का सहारा लेना पड़ेगा और अपनी स्टेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। और जब स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर खड़े होकर के बॉडी को जब बैलेंस करना है किसी एंगल पे किसी चीज के साथ में, तो सबसे ज्यादा आपकी कोर की स्टेबिलिटी काम में आती है। ये सेंटर है बॉडी का, ये समझ लीजिए कि हेडक्वार्टर है आपका, ये आपको अपर और लोअर बॉडी दोनों को कंट्रोल करता है। इसके बीच में तालमेल होना बहुत जरूरी है। पिलर्स मजबूत होने चाहिए, पैरों की एक्सरसाइज, पैरों की मसल्स स्ट्रांग होनी चाहिए, और अपर बॉडी भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, और कोर मसल दोनों को जो है बैलेंस बनाने के लिए, दोनों का संतुलन बना रहे, इसके लिए कोर बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि आप मोटे आदमी हो तो आपका कोर स्ट्रांग नहीं हो सकता है, बहुत सारी चर्बी के साथ भी आपका कोर स्ट्रांग हो सकता है। तो कोर की एक्सरसाइजेज ज्यादा करें, पैरों की एक्सरसाइज करें, और कई सारे और आगे जब एक्सरसाइज वाला सेशन आएगा लास्ट डे परसों, तो मैं आपको इसकी एक्सरसाइजेज के बारे में भी बताऊंगा। पोजीशन जो है कैसा भी हो सकता है आपका, लेकिन नॉर्मली क्या है, आपको टारगेट के सामने पोजीशन लेनी है। डायरेक्शन आपका ये होना चाहिए कि जब आपका जो शूटिंग का लाइन है वो आपके राइट जो यहाँ पे है कमर के पास में हो, और उसके बाद में नॉर्मल आप खड़े हो गए, और उसके बाद में आप आंख उठा करके वो अपने टारगेट को देखें। टारगेट को देखने के बाद आंख बंद करके आप हाथ उठा के लेके आए, और एमिंग एरिया की बजाय टारगेट भी ले लीजिए। टारगेट के लगभग कहीं भी किसी भी कोने पे आपका हाथ आना चाहिए। अगर आपका हाथ टारगेट के इस कोने में आ रहा है, यानी कि टारगेट के लेफ्ट में अगर आप हाथ आ रहा है, तो आप लेफ्ट पैर को थोड़ा सा आगे कीजिए, वो सेंटर में आ जाएगा। अगर वो टारगेट के आसपास है तो, और टारगेट से बिल्कुल आउट है तो आप पूरी बॉडी को आगे या पीछे कीजिए, दोनों पैरों को पूरा आगे या पूरा पीछे कीजिए। और अगर टारगेट से आपका हाथ जो है वो लेफ्ट में आ रहा है, तो आपने इसको लेफ्ट पैर को आगे कर दिया, और राइट में आ रहा है तो इसको थोड़ा पीछे कर दिया। अभी अगर मैं सेंटर में नहीं हूं, मेरा हाथ टारगेट के राइट में आ रहा है, तो मैंने क्या किया, लेफ्ट पैर को पीछे किया। लेफ्ट को पीछे करते ही हाथ आगे चला जाएगा। अगर आपका हाथ ऊपर आ रहा है तो क्या करोगे, पैर को थोड़ा सा खोल दिया, नीचे हो गया, थोड़ा सा क्लोज कर दिया, ऊपर हो गया। तो ये सेंटर आपने ढूंढना है। लमसम इससे आएगा आपका, पूरा एग्जैक्ट इससे नहीं आएगा। लमसम टारगेट में आपका हाथ पहुंच गया, उसके बाद फिर से आंख बंद करके आपको हाथ उठा के चेक करना है कि हाँ आ गया, आ गया, ठीक है, नहीं आया फिर से ट्राई कीजिए 2 से 3 बार। अपना जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो आपका खुद का बॉडी का, वो भी ढूंढना है, और टारगेट्स का अलाइनमेंट भी ढूंढ रहा है कि टारगेट से मेरा बॉडी, मेरा हाथ अलाइन हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद में आया था पिस्टल उठा करके, पिस्टल उठा के आप फिर उस चीज को ट्राई कीजिए, क्योंकि अभी 1 से 1.5 kg वेट आपके हाथ में आ गया है, तो वेट हाथ पे आते ही फिर आपकी थोड़ी सी एंगल चेंज हो सकता है, तो फिर लीजिए। फिर अगर ठीक आ रहा है, हाँ आ गया, ओके, नहीं आया, फिर वही प्रक्रिया दोबारा से दोहराइए। ऐसे करके आप टारगेट के सामने अलाइनमेंट लीजिए। ये जो पोजीशन लेना है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कितनी भी अच्छी टेक्निक हो, कितना भी अच्छा ट्रिगर साइट, सब कुछ आपका बहुत अच्छा है, आपको डर भी नहीं लग रहा है, दिमाग बहुत अच्छा है,
लेकिन ये ग्रेविटी, ये जो सेंटर अलाइनमेंट आपका ठीक नहीं बना, ये आपको हर शॉट में बार बार डिस्टर्ब करता रहेगा और आपकी जो काबिलियत है जहां शॉट मारने की, वहां नहीं मारने देगा आपको। तो इस चीज के लिए जो है आपको कॉन्शियस रहना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि इसमें सबसे पहले जाते ही साइटर से पहले आपको 10-15 मिनट का टाइम मिलता है, तभी आपने अपने आप को बैठ करके प्रिपेयर कर लेना है कि मेरा टारगेट यहाँ है, टारगेट के जस्ट सामने ही मैं बैठूं, मेरा अलाइनमेंट लगभग यहाँ बनेगा, ओके यहाँ खड़ा होना है। पूरा उस चीज को प्रिपेयर कीजिए अपने आप को, और वहां जाकर के जो सेंटर ऑफ अलाइनमेंट है टारगेट का, वो आपने चेक करके ही खड़ा होना है। कई लोग क्या करते हैं, वो स्केल ले लेते हैं, स्केल मार्किंग करते हैं। राइफल के इवेंट का मुझे पता नहीं है, लेकिन पिस्टल में अगर कोई स्केल लेकर के खड़ा हो रहा है तो इट मीन्स वो आपका टारगेट नहीं है। वो लेने से पहले आप उसको पोजिशन को पहले पकाइए आप। कई चीजें ऐसी है जो हैबिचुअल हो जाती हैं, ठीक है, तो वो हैबिचुअल होना चाहिए आपका कि नींद में भी आप खड़े हुए तो आपका पोजीशन वैसा ही बना, आपके पैर उतने ही खुले, उतने ही डायरेक्शन में आगे से ऐसे होना चाहिए आपका। ये आपका नेचुरल होना चाहिए, हैबिचुअल हो जाना चाहिए कि आपको कॉन्शियस हो कि नहीं। आप कई लोग स्केल से मार्क करके एकदम लगाते हैं कि नहीं इतना ही होना चाहिए। हर बार उतना नहीं आ सकता, हर दिन उतना नहीं आ सकता, हर दिन बॉडी का वेट उतना नहीं है, हर दिन आप सेम खाना नहीं खा के आए हो, हर दिन उतनी क्वांटिटी में नहीं खा के आए हो आप। तो हर दिन वो डॉट मार्क वाला लेके मत चलिए, एकदम एक लाइन पे मत चलिए कि डॉट मार्क मेरा एक दिन इस पे अच्छा हो गया तो रोज उसी पे अच्छा हो जाएगा। हो सकता है अगले दिन 2 mm आपका आउट भी हो सकता है, हो सकता है 1 सेंटीमीटर क्लोज भी करने पड़े। तो डेली आपकी बॉडी की जो ग्रेविटी आएगी वो अलग आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। कॉपी जिंदगी में कभी किसी को ना करें। एक बहुत पुराने कोच थे रशिया के, उनसे किसी शूटर ने पूछा था, उस शूटर ने जो है, एक आपको किस्सा सुनाता हूँ, उसने बोला कि पोजीशन क्या है, व्हाट इज माय बेस्ट पोजीशन। वो पोजीशन से काफी दुखी था, तो उसने क्वेश्चन पूछा कि पोजीशन सबसे बेटर कौन सी है, मैं मतलब मेरा स्टांस कैसा होना चाहिए। तो वो कोच को समझ में आ गया कि इसको ऐसे समझ में नहीं आएगा, तो उसने क्या किया कि अपने यहाँ इंडिया में तो नहीं है, यूरोप के अंदर लोग काफी बियर पीना नॉर्मल बात है, तो रात को उसको खाने पे बुलाया और खूब दबा के बियर पिलाई। बियर पिला करके बोला चलो वॉक पे चलते हैं। वॉक पे गया, वॉक पे जाने के बाद में जंगल की तरफ निकल गए, तो बियर पीने के बाद उसको टॉयलेट लगी, तो उसने बोला कि मेरे को टॉयलेट करनी है। बोले ठीक है, जंगल में है, कर लो। अब वो जंगल में करने लगा, टॉयलेट करने लगा, तब उसके कोच ने पीछे से बोला कि दिस इज द बेस्ट पोजिशन, दिस इज द बेस्ट स्थान। जब वो टॉयलेट करने के लिए खड़ा हुआ है अपनी पोजीशन लेकर के, तो उस टाइम पे उसको कंफर्टेबल चाहिए। नॉर्मली जनरली आदमी क्या करता है, उस टाइम पे सबसे कंफर्टेबल खड़ा करता है। टॉयलेट करने के लिए किसी को एकदम पैर जोड़ के खड़ा कर दिया, वो कंफर्टेबल नहीं है, नहीं कर सकता। तो सिंपल एग्जांपल है जो आपको समझ में आने वाला है, उस कोच ने ये किया, और उस शूटर ने ओलंपिक का मेडल लिया हुआ है, जिसने मुझे ये किस्सा शेयर किया कि आई वाज सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ माय स्टेबिलिटी, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड माय क्वेश्चन एंड माय कोच डिड दिस विद मी। सिंपली, उसको कोई शर्म नहीं है इसके अंदर। तो ये बताना चाहूंगा कि ये कंफर्टेबल होना चाहिए, और जो आपका नेचुरल आ रहा है वो होना चाहिए। कई लोग जो है यहाँ लेकर के करते हैं, वो जो आजकल मूवी आई है सांड की आंख, हो सकता है उसको देख करके कई लोग यहाँ हाथ रखने लग जाए। ये दुनिया में मैंने कभी किसी को किसी लेवल पे मैंने नहीं देखा है। मूवी के लिए अलग बात है, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वो मसाला डाल देते हैं, लेकिन जनरली क्या करना है, पोजिशन बनाते हैं टाइम पे, या तो आपको हाथ पॉकेट में रखना है, या आपको अपने बेल्ट के अंदर हाथ रखना है। बेल्ट के अंदर अंगूठा फंसाइए और छोड़ दीजिए इसको। ये हाथ एकदम आपका ढीला रहना चाहिए, इस हाथ को अटेंशन भी नहीं देनी है। कई लोग इसको एकदम ऐसे हवा में उठा के रख लेते हैं, ये भी नहीं है। इस पे कोई टेंशन में नहीं रहना चाहिए, एकदम रिलैक्स छोड़ के रखिए इस हाथ को। जितना हो सके बॉडी से क्लोज करके रखिए, जितना ये साइड में रहेगा, जितना इधर रहेगा, या जितना आप इसको ऐसे करके रख दिया, जितना इसमें गैप है, ये उतना ही आपकी स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब कर सकता है। हो सकता है एक बार आपने यहाँ रखा, अगले शॉट में भूल गया, आपने पूरा अंदर डाल दिया, उसके बाद आपने अंगूठे से ऐसे लटका दिया इसको। जितना आप इसमें चेंज करेंगे, आपकी बॉडी की ग्रेविटी चेंज होती जाएगी और आपकी स्टेबिलिटी खत्म होती जाएगी। इस चीज का ध्यान रखना कि हर बार एक जैसा हो, चाहे आप कहीं भी रखें, आप वैसे यहाँ रख रहे हैं, वैसे पूरा अंदर रख रहे हैं, चाहे आप यहाँ पे रख रहे हैं। बेस्ट मैं इसको मानता हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैंने कई केस क्या देखे हैं कि मैं खुद इस प्रॉब्लम के चक्कर में जर्मनी जाना पड़ा था मुझे। ये मेरा एक 2012 में प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी लंदन ओलंपिक से पहले। यहाँ मैं हाथ रखता था और मेरी स्टेबिलिटी खराब क्यों हुई कि बहुत ज्यादा देर तक प्रैक्टिस करता था, तो इस हाथ को क्या, जैसे ही थकता गया प्रेस किया अंदर, प्रेस करके क्या हुआ, कमर घूम गई ऐसे ऐसे, ये स्ट्रक्चर बन गया मेरा, और मुझे पता ही नहीं चला इस चीज का, और परफॉर्मेंस जो है वो इफेक्ट हो गई है। तो यहाँ भी इसके बजाय भी बेटर ये रहता है, यहाँ क्या करेंगे, आप प्रेस नहीं करेंगे, नीचे करेंगे तो आपका लोअर पजामा पैंट जो भी है खुल जाएगा, तो आप प्रेस नहीं कर सकते, इसमें ऑप्शन नहीं है आपके पास में। यहाँ ऑप्शन है, क्योंकि हाथ के नीचे जो है सरफेस टच हो रहा है पॉकेट का, तो आप क्या करेंगे, प्रेस कर देंगे, जितना थकते जाएंगे प्रेस करते रहेंगे और कमर घूम जाएगी आपकी। तो ये नहीं करना है।
कोशिश कीजिए यहाँ रखें, दिस इज द बेस्ट प्लेस जो मैं मानता हूँ। यहाँ बेल्ट कोई नहीं पहन रहा है तो एक बेल्ट रखिए लोअर टी शर्ट में, जब अपन मैच करते हैं लोअर टी शर्ट में अगर कंफर्टेबल है ओके, नहीं है एक बेल्ट लाइए, पेट के ऊपर से बेल्ट बांधिए। बहुत से वर्ल्ड लेवल पे शूटर्स बेल्ट बांधते हैं, बेल्ट के अंदर हाथ रखते हैं ताकि हाथ बॉडी के नजदीक भी रहे और वो मूवमेंट भी नहीं कर सकता वहां से, हर बार एक जगह आना चाहिए। इसकी प्रैक्टिस के लिए अपन क्या करें, जितना हो सके। लोग क्या करते हैं आज के टाइम पे, मैं अभी पिछले 2-3 साल से मैं ये चीज नोटिस करना स्टार्ट किया है, प्रैक्टिस करते हैं एक हाथ में पिस्टल है, दूसरे हाथ के अंदर मोबाइल है, लगे हुए इधर मैसेज आ रहा है, हेलो हाउ आर यू, आ गया, खा लिया, पी लिया, सब चल रहा है। ठीक है, ये कोई प्रैक्टिस नहीं है, ना ये आपकी सही पोजीशन है, ना आपकी बॉडी की मसल्स बन रही है, क्योंकि आपका दिमाग ही प्रेजेंट नहीं है, वो बॉडी को ऑब्जर्व ही नहीं कर रहा है, दिमाग आपका मसल्स को कंट्रोल ही नहीं कर रहा है, तो आपकी कोई मसल नहीं बन सकती। फोन वोन को साइड में रखिए, किसी भी चीज की जो आपके पास में कोई भी अप्रोच हो रही है, चाहे वो टीवी है या कोई फोन है या कोई दूसरा आदमी बाहर खड़ा हुआ है, सबसे अपने आप को कट कीजिए। उसके बाद में खड़े होकर के, चाहे आप आधा घंटा प्रैक्टिस करें, चाहे आप 6 घंटा प्रैक्टिस करें, जितनी देर करें आप सिर्फ अपने आप में ध्यान लगा के करें, तब रिजल्ट आएगा, अदरवाइज भूल जाइए कि रिजल्ट आने वाला है। और प्रैक्टिस का सबसे बेस्ट है पोजीशन, अगर किसी को प्रॉब्लम चल रही है, ज्यादा से ज्यादा इस पोजीशन में खड़े रहें। आप किसी से बात कर रहे हैं तब भी ऐसे करके खड़े हो, प्रैक्टिस कर रहे हैं तब भी ठीक है, नहीं कर रहे हैं, रेस्ट करना है, पिस्टल रख दी तब भी आप ऐसे ही खड़े हो, ताकि ये स्ट्रक्चर के ऊपर आपकी मसल्स डेवलप हो। और बाद में जो ये कहते हैं ना मसल मेमोरी तब आएगी जब आप इस मसल्स को पका देंगे इतना। एक जनरल हैबिट है अपनी, जब कोई भी आदमी पैंट पहने हुए है तो नहीं आया। सर ऑडियबल है? अभी ठीक है। कितनी देर से नहीं आ रही आवाज? जस्ट अभी गई, ओके ठीक है। तो आपकी जो पोजीशन है वो इतनी नेचुरल और इतनी आपके बॉडी के अंदर घुस जानी चाहिए, इतनी आपकी मसल्स बन जानी चाहिए उस एंगल के ऊपर, उस तरीके से कि आपको बिल्कुल कंफर्टेबल लगे और आपको कभी भी याद रखने की जरूरत ना पड़े और आपको स्केल से मापने की जरूरत ना पड़े। अगर आप स्केल से माप माप के कर रहे हैं, मैच वाले दिन आप अगर स्केल भूल गए हैं या कोई कहीं गिर गई है, टूट गई है, तब क्या करेंगे आप? तब आपको लगेगा अरे मेरा तो मैच खत्म, मेरा तो स्केल नहीं है, मेरा तो पोजीशन नहीं बनेगा। किसी चीज पे डिपेंड मत होइए आप, अपने आप को इतना बनाइए कि आप अगर सिर्फ पिस्टल दे दी और गोली दे दी तब भी आप सेम शूटिंग कर सके, ऐसा बनाइए आप। अपने आप को वीक नहीं बनाना है कि मेरा स्केल होना चाहिए, डॉट नाप के मैं खड़ा हूंगा तभी होगा। उसमें आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि मैंने नाप लिया उस दिन का जितना, जिस दिन मेरा बहुत अच्छा मैच हुआ था। लेकिन कंफर्ट आप फिर भी नहीं फील कर रहे हैं उसके अंदर। कंफर्ट फील करने के लिए उस पोजीशन को पकाइए, घंटों तक खड़े रहिए, 2-2, 3-3 घंटे सेम पोजीशन में खड़े रहिए। उसके बाद वो इतनी पक जाएगी कि आपको किसी स्केल की या देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। टारगेट देखा, सामने गए, खड़े हो गए और ऐसे खड़े होते ही आपको फील हो जाएगा कि हाँ ठीक है, आई एम कंफर्टेबल एंड दिस इज माय पोजीशन। हाथ उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको, अपने पोस्चर को ठीक करने के लिए या पोस्चर पे जाने के लिए। नॉर्मली एक हल्का सा टिप्स मैं और दूंगा इसमें, एकदम से स्ट्रेट खड़ा ना होइए। कई लोग क्या करते हैं, एकदम डमी की तरह, जैसे दुकानों में खड़ी होती है वो कपड़े डाल करके दिखाने के लिए, उसकी तरह एकदम स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं रोबोट की तरह से। देख रहे हैं आप मेरे को, एकदम स्ट्रेट बॉडी है, ऐसे नहीं होना है। हल्का सा क्या है, कंफर्ट कीजिए अपने आप को कि जहां कंफर्ट है, पिस्टल उठाने के बाद अगर हल्का सा पीछे की तरफ आना चाह रही है बॉडी, काउंटर बैलेंस तो करना पड़ेगा ना आगे वाले हाथ में। अगर 1-1.5 kg की पिस्टल है तो काउंटर बैलेंस करना पड़ेगा अपने, तो काउंटर के लिए बॉडी हल्का सा पीछे आ रही है तो इट्स नॉट बैड, यू कैन डू इट एंड कंटिन्यू विथ दिस पोजिशन। हल्का सा पीछे ला सकते हैं ताकि वो क्या काउंटर हो जाए। अगर ये देखिए अभी, इसकी वजह अगर कोई कहे कि एकदम से मेरी ग्रेविटी खराब हो जाएगी और मेरे को ऐसे ही रहना है, तो क्या अब इस हाथ का जो वेट है वो पूरा डाउन की साइड में नीचे चला गया। अब मुझे ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा इसको रोकने के लिए। थोड़ा सा अगर अपन इसको रिलैक्स दे देंगे तो मसल्स भी रिलैक्स होगी, पोस्चर जो है बोन्स के ऊपर बन गया अभी।
अभी हड्डियों के ऊपर पोस्चर बना हुआ है, ढांचा बन गया आपका, अब मसल्स के ऊपर नहीं है। जितनी देर मसल्स के ऊपर बॉडी को रोक के रखेंगे उतना ही वाइब्रेशन रहेगा। और मसल्स के ऊपर रखा हुआ पोस्चर पोजीशन वो एक गोली से लेके 60वीं गोली तक सेम नहीं रह सकता। जैसे जैसे मसल थकती जाएगी वैसे वैसे पोजीशन गिरती जाएगी, आपकी उसकी ग्रेविटी गिर जाएगी। तो इस चीज का खास करके ध्यान रखें। पोस्चर ऐसा होना चाहिए कि पहली गोली हो, चाहे 200 गोली चला रहे हैं तो 200 नंबर की गोली हो, तब भी आपको एक ही जैसा पोस्चर बने और एक ही जैसा कंफर्ट रहे। राइफल के शूटर्स को देखा होगा आपने, एकदम से पूरा पैर खोलते हैं और एकदम पूरा ये पोस्चर आगे निकाल देते हैं। स्टेबिलिटी मिलती है क्योंकि उनकी 7-8 किलो की राइफल है, उसको काउंटर बैलेंस देना है बॉडी को, तो वो एकदम से पूरा पोस्चर को बनाते हैं। उनको अपना ग्रेविटी ढूंढते हैं कि कहाँ मैं ठीक हूँ, कहाँ मेरे राइफल कम से कम मूवमेंट कर रही है। राइफल वालों से ये चीज सीखनी चाहिए। लेकिन नहीं, कई लोग एकदम रोबोट की तरह खड़े हो जाते हैं, कई एकदम से ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे मैं खड़ा हूँ अभी, ये सामने देखिए, ऐसे खड़े भी मैंने कई लोगों को देखा है। ये भी बिल्कुल गलत है। इसमें आप कभी भी वो स्टेबिलिटी नहीं ला सकते। लाएंगे तो इस पोजीशन के बजाय इसके अंदर गोली अगर चलाओगे आप, 10 गुना मेहनत करनी पड़ेगी और 10 गुना बॉडी थकेगी आपकी, और स्कोर में कभी भी कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी। एक जैसा स्कोर कंटिन्यू नहीं मार सकते। कई लोग गलत पोस्टर में देखे गए हैं। कईयों को मैंने देखा है यहाँ ऐसे खड़े हैं लेकिन ये कमर पूरी की पूरी घूमी हुई है, ऐसे ये पैरों का भी एंगल पूरा एकदम ऐसे एक दूसरे पे घुटने उसके लपेटे जैसे हो रखे हैं, ऐसे एकदम। ये भी बहुत गलत है। और कोई भी, एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से जो कोचेज जुड़े हुए हैं, कोई भी इतना गलत अगर कोई देखता है कहीं पे जो आपको लगे कि एकदम टोटली गलत है और कोई बच्चा कर रहा है, प्लीज रोकिए उसको और बताइए। उसके पेरेंट्स हो या उसके कोई और गार्जियन आया हो, उन लोगों को बताइए। मैंने इसी रेंज के ऊपर भी कई लोगों को ऐसा देखा है जो एकदम से टोटली गलत खड़े हुए हैं, पता नहीं है उनको, वो सिर्फ कहीं से पिस्टल मिली और घर में होल्डिंग वगैरह करके या पता नहीं कहाँ एकेडमी में करके आते हैं। एकदम टोटल गलत है। वो बच्चा 10 साल भी शूटिंग करेगा कभी इंप्रूव नहीं कर सकता, क्योंकि उसका जो ढांचा है, जो नींव बनाई है आपने एक मंजिल की, वो नींव ही ठीक नहीं है। तो ऊपर बिल्डिंग बनाओगे तो वो कैसे टिकेगी? थोड़ी सी आंधी हलचल आई वो गिर जाएगी। प्रैक्टिस में लग जाता है ऐसे जो गलत पोस्चर है, प्रैक्टिस में एक आध मैच में या एक आध गोली या एक आध कार्ड लग गया, लेकिन मैच वाले दिन तो वो बिल्कुल स्टेबिलिटी नहीं आएगी उसके अंदर। जो सही है तभी आप मैच के अंदर स्टेबल कर सकते हैं उस पोस्चर को। और इसके लिए जो मसल्स हैं आपके, लेगामेंट्स का भी अच्छा होना जरूरी है और मसल्स के अंदर भी पावर होनी जरूरी है। तो उसके लिए फिजिकल एक्सरसाइज है, आसन है कुछ, वो लास्ट दिन बताएंगे अपन की बॉडी के पोस्चर के लिए क्या क्या आसन वगैरह कर सकते हैं। तो ये रही अपनी पोजीशन की बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है अपना। सर 3 पॉइंट पढ़ा करके अपन क्वेश्चंस ले लें या 1 बाय 1 लेते जाएं? नहीं, आप चलें नेक्स्ट पॉइंट पे चलें, फिर वील टेक क्वेश्चंस। हाँ ठीक है सर। तो पोस्चर के बाद में आ गया अपना ग्रिप। अभी आप देख रहे होंगे ग्रिप के अंदर मेंटेन प्रेशर टिल एंड ऑफ द मैच, पहला पॉइंट जो है। हर गोली के अंदर आपकी चाहे प्रैक्टिस है, चाहे साइटर है, चाहे मैच की पहली गोली है या मैच की आखिरी गोली है, आपका एक जैसा फॉर्म बेस्ड ग्रिप रहना चाहिए हमेशा। एक जैसा ग्रिप, समझ रहे हैं आप कि एक जैसा ग्रिप का मतलब क्या है कि उतना ही प्रेशर साइटर में है, उतना ही प्रेशर मैच में है, उतना ही प्रेशर फाइनल में है, उतना ही प्रेशर पहली गोली में और सेम प्रेशर 7वीं गोली के अंदर। तो ये कैसे रह सकता है? अगर आप उसमें ताकत के दम पे लगाएंगे तो जैसे जैसे आपका ताकत का दायरा गिरता जाएगा, जैसे जैसे एनर्जी लेवल डाउन होता जाएगा, वैसे वैसे आपका ग्रिप के ऊपर प्रेशर चेंज होता जाएगा। और अगर मैच है, मैच स्टार्ट होने से पहले साइटर में आपका अलग एंजाइटी लेवल है, अलग प्रेशर में हो, अलग मोड में और इमोशन में हो, तो अलग तरह का प्रेशर दोगे। मैच स्टार्ट होते ही पहली गोली जो 5-6 गोली चलेगी उसमें आपका अलग प्रेशर होगा। मैच खत्म होने के टाइम पे अलग इमोशंस हैं, उस टाइम पे अलग होगा। कार्ड की लास्ट गोली पे अलग प्रेशर हो जाएगा। अगर 9-10 लगे तो 10वें 10 पे भी आपका प्रेशर चेंज हो जाएगा, क्योंकि अंदर चेंज हो गया ना, थॉट चेंज हो गए, थॉट चेंज हो गए तो ग्रिप का प्रेशर भी चेंज हो गया। और जब फाइनल्स होगा तो फिर से चेंज हो जाएगा। तो ये चेंज होगा, जैसे ही ग्रिप चेंज होगा तो आपका क्या है कि शॉट चेंज हो जाएगा, आपका ग्रुप चेंज हो जाएगा। वैसे ग्रुप बने लेकिन वो अपनी डायरेक्शन और जगह चेंज कर लेगा। इसको अगर ट्राई करना हो तो जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो 10 शॉट चलाइए एकदम टाइट ग्रिप पकड़ के, 10 शॉट चलाइए एकदम मीडियम ग्रिप पकड़ के, और 10 एकदम ढीला पकड़ के, इतना ढीला कि बस पिस्टल गिरे ना। तो तीनों का आप देखेंगे कि तीनों का अलग अलग जगह पे अलग अलग साइज का, अलग अलग आकार का ग्रुप बनेगा। ये चीज आप चेक कर लीजिए, तो इसका फर्क पड़ता है। तो इसके लिए हम अब क्या करें, कैसा ग्रिप बनाए? वो पीपीटी एक बार दिखाइए। कैसा ग्रिप होना चाहिए कि हमारा जो है स्टार्टिंग टू एंड तक ये फैक्टर, जो प्रेशर हम ग्रिप पे डाल रहे हैं, ये चेंज ना हो।
इसके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो ये अभी देख रहा है ना, आप फोटो के अंदर देख रहे होंगे, ये मैंने आपको ग्रिप कैसे पकड़नी है उसके समझाने के लिए बताया है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि बच्चा ने बकरी के ऊपर हाथ रखा हुआ है, बकरी के बच्चे पे हाथ रखा हुआ है। अब इसने ये ग्रिप कर रखी है। अब इस ग्रिप से ये पता चल रहा है कि इसने इसको पकड़ा हुआ है। इस बकरी के बच्चे को पता है कि मेरे को पकड़ा हुआ है, बच्चे को भी पता है। अब बच्चे को ये भी पता है कि मैं इसको बहुत ज्यादा हर्ट करूंगा तो ये भाग जाएगा, और अगर ढीला छोड़ा तो भी भाग जाएगा, और हर्ट किया तो भी भाग जाएगा। तो बच्चे ने इस तरीके से प्रेशर को मेंटेन किया हुआ है कि ये बच्चा बकरी वाला भाग ना जाए, और बकरी के बच्चे को ये भी पता होना चाहिए कि मेरे को पकड़ा हुआ है लेकिन हर्ट नहीं कर रहा है। आपका ग्रिप ऐसा होना चाहिए। आई थिंक समझ में आया होगा। अब इसके लिए क्या करना है, 3 एंगल हैं, 3 पॉइंट्स हैं ग्रिप के। 3 एंगल कौन से हैं? एक तो आपकी जो ये पहली उंगली है ट्रिगर वाली, इसको छोड़ करके ये जो नेक्स्ट उंगली आपकी स्टार्ट हो जाती है, इस उंगली के ऊपर ग्रिप का आगे का हिस्सा रखना है। मैं आपको पिस्टल के साथ दिखाता हूं। ये पिस्टल है। ये जो पिस्टल का आगे का हिस्सा है, यहाँ पे जहां अपनी उंगलियां आना स्टार्ट होते हैं, जो सबसे ये लंबे वाली उंगली जिस ग्रिप के पार्ट पे आ रही है, इस उंगली के ऊपर पहला पॉइंट है, यहाँ पे ग्रिप को लटकाना है। दूसरा पॉइंट आ गया ये गर्दन, ग्रिप की गर्दन, यहाँ पे ये वाला, ये गर्दन पकड़ी अपन ने, ये गर्दन आ गई। ये एक उंगली वाला पॉइंट आ गया जहां पे अपनी पहली सबसे ऊपर वाली उंगली आती है, और तीसरा पॉइंट है यहाँ पे, ये वाला इधर। ये 3 पॉइंट्स हैं। ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पे, हाथ अपना पूरा अंदर जाना चाहिए, अंदर चला गया, ये गर्दन भी अपनी पकड़ में आ गई, ये हाथ अंदर चला गया, और उसके बाद में उंगलियों को ये लिया। इसके ऊपर अगर आप लटका देंगे इसको, तो क्या होगा कि वजन आपका इस उंगली के ऊपर है, और उंगली पे वेट आते ही हुआ क्या कि आपने इसको पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ी तो आपकी जो ये मसल्स हैं, ये मसल्स यूज नहीं हुई। तो यूज ही नहीं हुई तो थकेंगी भी नहीं, और एक जैसी भी ज्यादा देर तक रख सकते हो। और आपने इसको अगर पकड़ा है, तो ये जो प्रेशर है वो आप हमेशा मेंटेन नहीं रख सकते, चाहे कितना ही तैयारी कर लो इसके लिए। आप जैसे ही मैच के प्रेशर में आएंगे, आपका ग्रिप का प्रेशर बदल जाएगा। प्रेशर बदल जाएगा, साइड का जो अलाइनमेंट है वो बिगड़ जाएगा, और आपका जो ग्रुप बन रहा है वो ग्रुप भी चेंज हो जाएगा। तो इसका कंसिस्टेंट ग्रिप हो, एक जैसा ग्रिप हो, एक जैसा होने के लिए क्या करना पड़ेगा, एकदम बिना टेक्नोलॉजी वाला ग्रिप पकड़ना पड़ेगा। इसमें कोई टेक्नोलॉजी या टैक्टिक्स लगाने की जरूरत नहीं है। जितना क्रिटिकल इसको बनाओगे उतना ही खराब हो जाएगा, उतना ही याद रखना मुश्किल हो जाएगा। मैच में जब आदमी की 12 बज जाती है, मैच में जब ब्लाइंड हो जाता है, उसको समझ नहीं आता कि मैं अब क्या करूं, उस टाइम पे वो भूल जाओगे कि मेरे को कितना प्रेशर देना है, कहाँ से देना है, क्या देना है, कुछ नहीं। तो सिंपल ये 3 पॉइंट याद रखिए। ग्रिप को सिंपली ऐसे पकड़ा, ये गर्दन आपकी ऑटोमेटिक पकड़ में आ जाती है, इसके लिए भी कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये जो पार्ट है, सिर्फ कोशिश कीजिए कि हाथ का जो ये वाला हिस्सा है, यहाँ से ये जो हिस्सा है, ये वाला यहाँ का जो हिस्सा है आपका हाथ का, ये इसको कोशिश कीजिए ग्रिप के अंदर तक डाल दें, अंदर फंसा दें पूरा। किस तरीके से, यहाँ से गर्दन पकड़ में आई, गर्दन में कोई दिमाग नहीं लगाना, और इस हिस्से को ऐसे करके अंदर, ये अंदर गया, मेरी उंगलियां फ्री हैं, ग्रिप रुक गई है इसके ऊपर। अब क्या करना है, इस हाथ को ऐसे लेकर के आए, और इस उंगली के ऊपर ग्रिप को लटका देना है। लटकाते ही क्या होगा, वेट पूरा आ गया आपकी रिस्ट के ऊपर, तो रिस्ट लॉक हो गई। रिस्ट लॉक कब होगी, जब आप इस उंगली के ऊपर यहाँ पे ग्रिप को लटकाएंगे तो आपकी ग्रिप, ये रिस्ट लॉक हो जाएगी। और अगर आप ऐसे पकड़ेंगे तो आपके लेगामेंट्स इस हिसाब से यूज हो गए हैं, और ये मसल भी इस हिसाब से यूज हो गई है कि अब रिस्ट लॉक नहीं हो सकती आपकी। आप जितना कम या ज्यादा प्रेशर देंगे, आपका जो रिस्ट का एंगल है वो अप डाउन होता रहेगा। आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा उसको कंट्रोल करके रखना कंटिन्यू। इस मुसीबत से बचने के लिए इलाज यही है कि इसको पकड़ो ही मत, फ्री रहने दो इसको, फॉर्म बेस्ड ग्रिप बनाओ। जैसे एक बच्चा, चिड़िया का बच्चा मान लो कहीं से हाथ लग गया, कोई भी पक्षी हाथ लग गया, चिड़िया है, तोता है, कोई भी, तो वो आप अगर पकड़ते हैं तो कैसे पकड़ते हैं, आप उसको बहुत ज्यादा जोर लगाओगे तो मर जाएगा, और इतना ढीला भी नहीं छोड़ना कि वो उड़ जाए, ऐसा पकड़ना है उसको। वैसे ही आपने ग्रिप को पकड़ना है, ग्रिप के ऊपर भी ऐसा ही प्रेशर होना चाहिए।
कंसिस्टेंट ग्रिप, जो प्रेशर है एक जैसा प्रेशर कंटिन्यू बना के रखना है उसको। ग्रिप का सिंपल फंडा रखना है, कोई बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ इस चीज को इंश्योर करना है कि मेरे तीनों एंगल के ऊपर हाँ ठीक हूँ, मेरा वेट जो है पिस्टल का यहाँ पे आ गया, ओके, ऐसे लटका के चेक करके देख लिया, हाँ वेट यहाँ पे, सिंपल उठा लिया, साइट ओके है, नो प्रॉब्लम, डन। इसके आगे ग्रिप के अंदर कुछ भी नहीं है। कई लोग बहुत ज्यादा टेक्निकल ग्रिप बना लेते हैं। हाँ चलाइए, पीपीटी चला दीजिए। सर, उतना ओम कुछ प्रकाश करने की सर, जरूरत नहीं। जी सर। there are two questions which have come, requests have come repeatedly कि फुट पोजीशन के लिए बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं अगर आप थोड़ा सा पीछे होके उनको फुट पोजीशनिंग का जो आपने अभी टॉपिक लिया है पहले इससे उसको दिखा दें सो दैट इट इज विजिबल टू देम। एक आप थोड़ा सा और पीछे हो जाएं तो नॉर्मल स्टांस पोजीशन वो चाह रहे हैं। और दूसरी रिलेटेड क्वेश्चन आया है, आपका ग्रिप से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, दिस इज फ्रॉम राहुल। ही इज सेइंग कि उसकी क्लिक्स खत्म हो गई हैं ओके। और उसकी ग्रिप लेफ्ट साइड पे होके एडजस्ट हो रही है, तो उसको कैसे एडजस्टमेंट वापस ठीक करनी है उसके बारे में कोई पॉइंट्स बताएं प्लीज। ओके, बिल्कुल, इसका भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको पोस्चर वाला बता देता हूँ, जैसे खड़े होने का है ना। जी मेरे पैर जी, दिख रहे हैं आपको? हाँ अब दिख रहे हैं आपके पैर। ठीक है। नॉर्मली ऐसे जाके खड़े हो जाना है, जैसे कि मेरा टारगेट अभी मान लो कि यहाँ ये पिलर मेरा टारगेट है, तो मैं इस पिलर के पास में गया पहले और सीधा सामने इसके खड़ा हो गया। सामने खड़ा होने के बाद में सिंपली ऐसे खड़ा हो गया, टारगेट मेरा इधर है। अब क्या है, पैर फर्स्ट में अभी अभी ये जो सवाल आया ये इसलिए आया कि इसको ये नहीं पता होगा कि फर्स्ट में कितना खोल के खड़े हों ताकि हमें ये कंफर्म हो जाए कि हमारी स्टेबिलिटी लगभग यहाँ आएगी। तो जितने आपकी शोल्डर की चौड़ाई है, जितने आपके कंधे ब्रॉड हैं, आप उतना एवरेज मान के चलिए, लगभग उतना आप पैरों को खोल के स्टार्टिंग में खड़े होइए और उसके बाद में आप देखिए कि आपकी स्टेबिलिटी आ रही है कि नहीं। और उसके बाद भी आपको इसको और कंफर्टेबल करना है तो आंख बंद करके और दोनों पैरों पे ऐसे रहिए आप। आंख बंद करने के बाद में दोनों पैरों को एकदम ऐसे ऊपर नीचे करते रहिए, कदम ताल करते रहिए, छोड़ दीजिए। अब आपका जो नेचुरली आपकी मसल्स के अकॉर्डिंग जितने पैर खुलने चाहिए उतने खुल गए होंगे और ऑलमोस्ट कोशिश ये आपकी लगभग वहीं आएगी जितने आपकी कंधे की चौड़ाई है, अंदर की साइड से, बाहर से नहीं, अंदर की साइड से जितने आपके कंधे की चौड़ाई है लगभग आपका वहीं आ जाएगा। क्लियर है सर? जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन। ग्रिप रिलेटेड जो था, हाँ हाँ, कि क्लिक खत्म हो गई है उनकी और जो क्लिक किस ग्रिप साइड की खत्म हो गई है सर? लेफ्ट लेफ्ट साइड की, सारी क्लिक्स लेफ्ट साइड की खत्म हो गई हैं उनकी। ओके, इसके दो तरीके हैं सर। लेफ्ट की अगर क्लिक खत्म हो गई है तो एक तो ये है कि कई लोगों का उसका जो एंगल है खड़ा होने का वो ठीक नहीं होगा और जो देखने का एंगल है वो भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, इसमें मैं आगे बताने वाला था लेकिन आपको अभी बता देता हूँ। मेन क्या है, जब हम किसी चीज को देखते हैं तो हमारा जो ब्लैक बॉल होता है आंख वाला, जिसको कार्निया बोलते हैं, ये कार्निया हमें फ्रंट से फोकस होना चाहिए किसी भी चीज के ऊपर। अगर मैं इधर देख रहा हूं तो अभी मेरी नेक स्ट्रेट है एकदम, अभी मुझे कोई भी चीज जो है मेरे कार्निया के सेंटर से दिख रही है। इसी को अगर मैं ऐसे करके देखूंगा तो अभी मेरा कार्निया ऊपर चढ़ गया है, तिरछा हो गया है और मुझे अब वो विजिबल नहीं हो रहा है ठीक से, तो उसके लिए भी मैं ग्रिप को टिल्ट कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं इसको आगे से देखूंगा तब भी ठीक नहीं होगा। कई लोग क्या करते हैं, ऐसे करके देखते हैं, कई आगे से होकर के देखते हैं, कईयों का पोस्चर ठीक नहीं है, तो इस वजह से भी ये होता है। तो सबसे पहले तो इजी है कि आप अपना पोस्चर और नेक पोजिशन को ठीक कीजिए। ये अगर ठीक कर ली तो ये सेंटर में आ जाएगी। उसके बाद भी नहीं आती है तो हो सकता है कि इन्होंने ग्रिप को बनाया हुआ हो, ग्रिप के अंदर अगर मॉडिफिकेशन किए हैं उससे भी हो सकता है। और तीसरी चीज जो कंपनी बेस्ड चीज है वो ये है कि ये जो साइट आती है, अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक शूटर की मंगवा करके भी दी है। वो क्या होता है कि ये जो बैक साइट है, बैक साइट अभी अपनी कंपनी फिक्स्ड आती है यहाँ पे, जो एक नॉर्मल शूटर के लिए होती है। कई शूटर्स के साथ में ये प्रॉब्लम आ जाती है उनकी बॉडी की बनावट की वजह से। तो उसके लिए क्या होता है कि ये जो साइट है यही एक नई साइट आती है, एडिशनल, वो जो कहते हैं ना कस्टमाइज साइट आती है। तो वो क्या है, साइट ही आपकी मूवेबल होगी, तो उसको आप मूव करके और वहां पे फिक्स कर सकते हैं।
किसी भी जिस कंपनी की भी वो पिस्टल है उस कंपनी की बैक साइड मंगा लीजिए और उसको मूव कर लीजिए। वो भी अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आपकी अगर लेफ्ट की क्लिक खत्म हो गई है, लेफ्ट में लाना चाहते हैं, तो आप अपनी फोर्थ साइड को खोल के लेफ्ट से घिसवा लीजिए। जो आरा मशीन वाले या जो लोहे का बारीक काम करते हैं, जो लोहे की छोटी चीजें बनाते हैं, है ना, तो उससे लेफ्ट से आपकी जो फोर्थ साइड है उसको घिसवा दीजिए थोड़ा सा, 1 mm मैक्सिमम, 1 या 2 mm, 2 mm उसको घिस देंगे तो क्या होगा, वो लेफ्ट में आएगी और आपकी साइड जो है सेंटर में हो जाएगी। उसके बाद आपके पास क्लिक बच जाएगी। क्लियर है सर? तीनों चारों राइट तरीके राइट मैंने बता राइट दिए हैं। राइट राइट। सेंटर में लाने के लिए आप ये चीजें कर सकते। सबसे पहले पोजीशन देखिए, पोजीशन ठीक है, गर्दन पोजीशन ठीक है, तो उसके बाद ग्रिप पे आइए, ग्रिप देखिए, और इजीली अवेलेबल है, आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बैक साइड चेंज कर लीजिए, नहीं कर सकते हैं तो फोर साइड को घिस दीजिए। बस फोर साइड को घिसेंगे तो सेंटर में आ जाएगी। कैन वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट बीच में? आप कंटिन्यू करें सर। जी सर, नेक्स्ट पॉइंट, ग्रिप के बारे में क्लियर हो गया अपने को कि ग्रिप एकदम नॉर्मल फॉर्म बेस्ड ग्रिप बनाना है, कंसिस्टेंट रहना चाहिए ग्रिप, सिंपल फंडा ये है। और ये तीनों पॉइंट आप हमेशा याद रखें। इसके अलावा कोई टेक्निक नहीं है ग्रिप को पकड़ने की, और जितना ज्यादा मॉडिफिकेशन ग्रिप में करोगे उतना ही आपको ज्यादा दिक्कतें आनी शुरू हो जाएगी। तो मॉडिफिकेशन कम से कम करें, थोड़ा बहुत जरूरत पड़ती है लेकिन एक लेवल के बाद में। कोई शूटर ने देखा कि यहाँ तो सौरभ चौधरी या जीतू राय जो टॉप शूटर्स हैं, वर्ल्ड नंबर 1 रहे हुए हैं, उन्होंने ग्रिप का मॉडिफिकेशन किया हुआ है। तो पेरेंट्स क्या करते हैं कि पहले दिन ही जब बच्चा आके स्टेट खेलने लगा उसी दिन उसको ग्रिप बना करके आपने दे दी। मत दीजिए उसको, जब तक वो 570 के आसपास का स्कोर नहीं मारता है कुछ उसको एडिशनल हेल्प मत दीजिए, उसको अपनी स्किल को डेवलप करने दीजिए। 570 मार लेता है मिनिमम, बता रहा हूं मैं, मेरे कोच ने तो 580 के बाद मेरी ग्रिप बना के दी थी, मेरे को नहीं दिया था। वो बोला कि उससे पहले तुम अपने आप को एडजस्ट करो, यू शुड नॉट एडजस्ट द वेपन। वो एडिशनल चीज है, वो आपको बूस्टअप देने के लिए, किसी बड़े लेवल पे या बड़े कंपटीशन में मोरनी जाने के पिस्टल लिए, की एडिशनल हेल्प के में लिए। ग्रिप से हाथ फिसलता है। मोरनी पिस्टल में ग्रिप से हाथ फिसलता है। ओके ठीक है सर, क्वेश्चन बाद में देंगे शायद अपने को, अपन कंटिन्यू रखते हैं। किस चीज के ऊपर बता रहा था मैं? ग्रिप के ऊपर। हम्म, ठीक है, तो आपका ग्रिप का क्लियर हो गया है। ग्रिप में कोई खास मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल रखिए और अपने अंदर की स्किल को पहले डेवलप कीजिए। साइट को अपने दम पे, अपने कलाई को ट्रेन कीजिए, अपने दम पे साइट को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, ना कि ग्रिप को फिक्स करके। ग्रिप आज फिक्स कर दिए, 6 महीने बाद आपकी हाथ, बॉडी, वेट, मसल्स वैसी नहीं रहनी है। लेकिन आपको अगर फिट करना आ गया है उसको, आपको साइट को बैलेंस में लाना आ गया सेंटर में, तो आपको फिर किसी एडिशनल हेल्प की जरूरत नहीं है, ग्रिप की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ग्रिप बनानी ही पड़े आपको। कमजोर मत बनाइए अपने आप को, स्ट्रांग बनाइए। ठीक है, तो ग्रिप का चैप्टर क्लियर है। उसके बाद आ जाता है एमिंग एंड ब्रीदिंग। एमिंग एंड ब्रीदिंग ग्रिप के बाद में स्टार्ट हो जाता है। ये अपन एम ले रहे हैं और एम के साथ साथ ब्रीदिंग स्टार्ट हो जाता है। ब्रीद इन करते हुए, इनहेल करते हुए अपन पिस्टल को उठाते हैं। वो पीपीटी एक बार दिखाइए। ये क्वेश्चन थोड़े दिन पहले, शायद लास्ट स्कूल गेम्स के टाइम पे मेरे ही बेटे ने ये सवाल किया था। जब वो पिस्टल गोली चलाना सीख ही रहा था लेकिन सांस नहीं रोकता था। जब मैं उसको बोला था कि ब्रीथिंग स्टॉप कर दिया करो, गोली चलने से पहले सांस को रोका करो, लेकिन उसने मानी नहीं कि नहीं, घुटन होती है, मजा नहीं आता, इससे ठीक रहता है। मैंने कहा ठीक है। मैं उसको घर लेके आया, घर ला करके और एक सुई और एक धागा लिया। सुई और धागा लेकर के उसको दे दिया कि इसको इस धागे में डालो, सबसे छोटे वाली सुई। तो वो डालने लग गया, उसने टक से डाल दिया उसके अंदर। थोड़ी देर बाद मैं उसको बोला कि सांस लेते रहो और सांस लेते लेते इसको डालो। कई देर ट्राई की, बोला नहीं पापा ऐसे थोड़ी हो सकता है, सांस तो रोकनी पड़ेगी, हिल रहा हाथ। तो मैंने कहा इसीलिए मैं रेंज पे तुम्हें बता रहा था कि सांस रोकनी पड़ेगी, स्टेबिलिटी चाहिए। तो शायद आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। सुई में धागा पिरोते हुए हर आदमी को सांस रोकनी पड़ती है। वैसा ही अगर शूटिंग को कोई मुझे एक फोटो के अंदर अगर ये बताए कि एक फोटो में शूटिंग क्या है ये बतानी है, तो मैं ये जो फोटो दिख रही है ये आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। इसके अंदर क्या क्या चीजें आ गई है, इसमें आपका कंसंट्रेशन भी है, इसमें आपका मसल, आई, हैंड कोऑर्डिनेशन भी है, आपकी पोजीशन भी है जो स्थिर हो गई, आपने ब्रीदिंग पे भी कंट्रोल किया। सारी चीजें इसमें इंक्लूड है जो एक शूटिंग के अंदर जरूरत पड़ती है।
तो ब्रीदिंग, इसको बहुत इंपॉर्टेंस देनी है अपने को, एमिंग और ब्रीदिंग। एमिंग के और ब्रीदिंग के साथ में क्या है कि अपन एम कर रहे हैं, एम करने के लिए हाथ को उठाया पिस्टल के साथ में, हाथ को उठाते हुए सांस लेते गए, सांस लेते हुए उठाया और उसके बाद सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं। ये अपने को ब्रीदिंग के साथ करना है। सांस लेते हुए उठाया, और कोई आर्टिफिशियल सांस नहीं लेना है कि एकदम से ऐसे करके गए और एकदम सांस, जैसे बाबा रामदेव कपालभाति करते हैं वैसे करके नहीं करना है। सिंपल सांस लीजिए, नॉर्मल जैसे आप लेते हैं। अपनी जो ये रिदम है ऊपर जाने का और नीचे आने का, इसको सांस के साथ जोड़िए, इसका तालमेल बिठाइए। एक बार में नहीं होगा, 100 बार कीजिए, लेकिन आपका तालमेल ऐसा होना चाहिए कि सांस के साथ आपका हाथ उठे और सांस जब छोड़ो तो आपका हाथ नीचे आता जाए। इसका कोऑर्डिनेशन बनाइए दोनों का, ब्रीदिंग और एमिंग दोनों साथ साथ में। ये सबसे सिंपल और बेसिक चीज है। ये आपका, मैं बताना चाह रहा हूँ लिफ्टिंग के टाइम की टेक्निक आपकी, कि लिफ्टिंग के टाइम पिस्टल ले लिया, अलाइनमेंट वगैरह सब ठीक है, बॉडी पोस्चर चेक कर लिया, हाँ ओके कंफर्टेबल खड़ा हूँ, उसके बाद में हाथ को सीधा किया, सांस लेते हुए उठाया और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आए। नीचे आने के साथ साथ क्या करना है वो अब आपको साथ साथ बता दूं, लेकिन ब्रीदिंग का क्या रोल रहेगा इसके अंदर। ब्रीदिंग कंटिन्यू चलता रहेगा, जैसे ही ब्लैक के ऊपर साइट आ जाएगी वहां ब्रीथ को स्टॉप कर देंगे 4 5 6 सेकंड के लिए, और उसके दौरान एमिंग एरिया में आए और शॉट रिलीज हो गया, और उसके बाद पिस्टल नीचे रखा, उसके बाद सांस लिया। ब्रीदिंग का रोल यहां तक कंटिन्यू चलेगा। उससे पहले ब्रीद अगर आपका खत्म हो गया नीचे आते आते टारगेट से पहले ही, कोई बात नहीं, रुक जाइए वहां पे, फिर से सांस लीजिए, फिर सांस को लेते हुए नीचे आ जाइए छोड़ते हुए। 2 बार लेना पड़े, 3 बार लेना पड़े, एक बार में आप आ सकते हैं, कोई बुरा नहीं है। अगर कोई ये कहे कि एक ही सांस में आओ और एक ही सांस में फायर कर दो, हर आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है। ओलंपिक मेडल लेने वाले एक सांस में भी आते हैं, 4 सांस में भी आते हैं। आपको कंफर्टेबल होना चाहिए। आपकी आने की स्पीड पे डिपेंड करता है, आपके अटेंशन पे डिपेंड करता है, आप कितना जल्दी अपने आप को प्रिपेयर कर देते हैं, उस चीज पे डिपेंड करता है। किसी को कॉपी मत कीजिए, वो मैं पहले ही कह चुका हूँ आपको। आपको जितने सांस लेने लेकर के आप एमिंग एरिया तक पहुंच सकते हैं पहुंचिए। 2 ले लो, 1 ले लो, 3 ले लो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये हो गया अपना लिफ्टिंग, एमिंग और ब्रीदिंग साथ में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। साइट अलाइनमेंट, ये आपकी साइट है। अभी जैसे ही आपने पिस्टल ऊपर उठाया, ऊपर उठाने के बाद साइट को, जैसा आप ये साइट देख रहे हैं, साइट को एकदम परफेक्ट अलाइन कीजिए वहां पे, और अलाइन करने के बाद में आप धीरे धीरे नीचे बढ़िए सांस छोड़ते हुए। ये आपका अलाइनमेंट है। ये अलाइनमेंट आपने उठाते ही ये 90 डिग्री आ गया, ये लगभग 110 डिग्री के आसपास आप पहुंच गए। यहाँ पे 110 डिग्री तक आप उठाइए, वहां पे साइट को मिलाइए और सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाइए। नीचे की तरफ आपने बढ़ना शुरू कर दिया साइट को वहां पे अलाइन करके इस एंगल पे, उसके बाद आप नीचे बढ़ रहे हैं। तो इसके टाइम पे आपको फोकस रखना है साइट के एकदम ऊपर, फोर्थ साइड के एकदम ऊपर वाले हिस्से के ऊपर आपने जो है अपना फोकस रखना, आंख से देखना उसको वहां पे है। हर आदमी, बहुत लोगों को मैंने सुना है कि साइट पे नजर होनी चाहिए, साइट देखो, स्मूथ ट्रिगर दबाओ, सब ये कहते हैं, लेकिन साइट को कैसे देखो ये कोई नहीं बताता है। साइट देखो बच्चे को बोलते हैं तो साइट तो सारे बच्चे देख रहे हैं भाई, पीछे देख के थोड़ी कोई गोली चला रहा है, लेकिन कैसे देखे वो, उसको वो चीज बताइए। स्मूथ ट्रिगर दबाओ, जर्क है, वो तो कोई भी देख के बताएगा कि हाँ स्मूथ ट्रिगर नहीं है, इसका जर्क मारा है इसने, 7 o'clock शॉट गया, जर्क मारा है। लेकिन स्मूथ ट्रिगर होता क्या है, कैसे होता है, वो उसको बताइए, लेकिन वो नहीं बताते हैं कोई भी। तो वो उसको, बच्चे को पीएचडी वाला पढ़ाई मत दीजिए कि भाई स्मूथ ट्रिगर, इसका स्मूथ ट्रिगर नहीं है, इसका साइट ठीक नहीं है, इसने टारगेट फोकस किया, वो बता दिया। समस्या उसको क्या बता रहे हो आप, उसको इलाज बताइए। तो इलाज, इस चीज को आप ध्यान से सुनिए। सांस लेते हुए आपने यहाँ पे उठाया, साइट को अलाइन कर दिया, जो आपको मैंने फोटो में दिखाया था, साइट को एकदम परफेक्ट किया, और साइट के ऊपर टॉप पे एकदम नजर। कई बच्चों मेरे सवाल पास में सवाल आते हैं कि सर साइट को कहाँ से देखें, नीचे से देखें, बीच से देखें, ऊपर से देखें, बैक साइड पे कितना फोकस होना चाहिए। 1% भी नहीं होना चाहिए बैक साइड पे फोकस, कोई जरूरत नहीं है। अगर आप फ्रंट साइड पे फोकस कर रहे हो तो बैक साइड ऑटोमेटिकली आपको विजुअल है। और ये जो दोनों आपकी, मान लीजिए कि ये फोर साइड है मेरी, इसके ऊपर आप अगर यहाँ पे फोकस करेंगे, इस टिप के ऊपर यहाँ फोकस करेंगे, तो नीचे की तो आपको वैसे ही दिख जाएगी, यहाँ फोकस करेंगे तो आपको दिखेगा कि बराबर है।
लेकिन आप नीचे फोकस कर रहे हैं यहाँ पे बीच में, इसके यहाँ फोकस कर देंगे बीच में, तो ये नीचे हो जाएगी। तो आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ वाली नीचे हो गई है? नहीं पता चलेगा। इसके लिए क्या करना है, इसके ऊपर फोकस करना है, और ये दोनों गैप बराबर है कि नहीं है ये भी आपको पता चल जाएगा। यहाँ फोकस करने में अगर ये एक साइड में चिपक गई है तो आपको दिख ही जाएगी कि नहीं बराबर नहीं है। तो ये गैप बराबर होना चाहिए, इधर से बराबर होना चाहिए। ये आपको पिस्टल उठाते ही देख लेना है। उसके बाद आपकी नजर जो है पूरी यहाँ होनी चाहिए, टॉप पे, और बैक साइड पे फोकस करने की बिल्कुल कोशिश ही नहीं करनी है। बैक साइड को देखूं, वो अपने आप उसके पीछे ही लगी हुई है। फोर साइड सही होगी, बैक साइड अपने आप सही हो जाएगी। तीर अगर सीधा जा रहा है तो उसके पीछे वाली जो पूंछ है वो सीधी आ रही है कि नहीं आई है, या आएगी या नहीं आएगी, वो लोड लेने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप आएगी, वो उसी का हिस्सा है। तो बैक साइड तो अपने आप सीधी रहेगी। इसको आपको मिलाना, आगे वाली को, इसको मिला लिया यहाँ पे। उसके बाद ब्रीथ को छोड़ते हुए नीचे की तरफ बढ़ना है। उसके साथ ही आपने एक और काम स्टार्ट कर देना वहीं पे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सर एक क्वेश्चन है, जी वॉचिंग सर। द साइट आई सी शैडो अराउंड द फोरसाइट. Watching the अराउंड द sight, फोर साइड। huh? They see a shadow around the foresight. हाँ, वो शेडो जैसा बन जाता है, ठीक हाँ, है। आई थिंक उसको वो तो साइट जो है ब्लर हो जाती विजन, होगी। हाँ ब्लर हो रही है क्योंकि विजन नैरो कर देते हैं वो. जब विजन अपना हाँ नैरो करेंगे तो फिर ऑब्वियसली वो साइट फोकस, बिल्कुल। तो उसी के वो नहीं हो क्वेश्चन. पाएगा। और ये जो अभी जो यह साइट देख रहे हैं, इसके अंदर क्या करना है आपने कि फोकस पूरा एक तो इसके सेंटर में और ऊपर रखना है, दोनों साइडों में गैप बराबर। और जो आपका ब्लर हो रही है इसका कारण ये है, अच्छा इनसे पूछिए कि अगर व्हाइट वॉल के ऊपर अगर ड्राई करते हैं तो साइट क्लियर दिखती होगी इनको? जो भी है कमेंट में प्लीज दोबारा बताइए जल्दी। अगर व्हाइट वॉल पे आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको क्लियर दिखती होगी? कोई रिप्लाई नहीं आया है. हाँ, नहीं आए कोई बात नहीं है, मुझे उनके रिप्लाई की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई एम श्योर। हाँ, वो क्या करता एब्सोल्युटली है सर. कि या उसको क्या, वो क्या कर रहा है, जो भी है वो क्या कर रहा है, टारगेट पे फोकस हो जा रहा है उसका। जी, कि उस पर्टिकुलर बच्चे का माइक ऑन कर दीजिए, शायद वो बोल पाए। जी सर. ये कौन बच्चा है, आप क्वेश्चन देख लीजिए। तो ये जो भी है, लेकिन ये क्या कर रहा है कि टारगेट के ऊपर फोकस कर रहा है। इसका जो फोकस है, देखने का जो विजन है, वो साइट ना हो करके ये टारगेट का ब्लैक के ऊपर फोकस कर रहा है। इसलिए जो इनडायरेक्ट फोकस है वो आ रहा है साइट के ऊपर, और जो डायरेक्ट फोकस है वो जा रहा है टारगेट के ऊपर। अगर मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं और मेरा अंगूठा है ये यहाँ पे, इसको देख रहा हूं, ठीक है, और इसके साइड में मेरी ये दूसरी उंगली भी है, अंगूठे को देख रहा हूं, तो मुझे ये उंगली दिख तो रही है लेकिन इनडायरेक्टली दिख रही है। क्लियर विजन मुझे अंगूठा ही है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। विशांक का एक क्वेश्चन है, सर माय हैंड इज टिल्टिंग टू द लेफ्ट साइड व्हाइल होल्डिंग फॉर मोर देन 20 सेकंड्स. अगर वो होल्डिंग कर रहे हैं 20 सेकंड से ज्यादा हो रही है, सो हिज हैंड होल्डिंग इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड. ओके, इज इट अ प्रॉब्लम इन द ग्रिप पोजीशन? वो पूछ रहे हैं कि ये ग्रिप पोजीशन की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, या ये ग्रिपिंग एक्शन में भी पोजीशन ये प्रॉब्लम हो सकती है। आपका जो स्टांस है, आपका जो गर्दन है, ये गर्दन की वजह से भी हो सकती है। अगर गर्दन आपका सही एंगल में नहीं है, गर्दन मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और मेरी गर्दन यहाँ पे है, अब मैं इस हाथ को अपने सेंटर में लाने के लिए, साइड को सेंटर लाने के लिए क्या करूंगा, या तो मैं हाथ को ट्विस्ट करूंगा, या फिर मेरे को गर्दन लानी पड़ेगी। तो अगर गर्दन मेरी सही डायरेक्शन के अंदर है तो मेरे को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। या तो इनकी गर्दन जो है गिरी हुई है किसी साइड के अंदर, या फिर पोजीशन ठीक नहीं है, या फिर जो आगे की फिंगर्स हैं, फिंगर और अंगूठा, इनका प्रेशर ज्यादा मार रहा है। इनकी लेफ्ट साइड में टिल्ट हो रही है ना सर? हाँ, लेफ्ट साइड में ही बोल रहे हैं। हाँ, तो इसकी वजह से भी ये हो जाता है। और सबसे इजी क्या चीज है जिसकी वजह से ये हो रहा है, देखिए अभी आप अगर इसको ज्यादा प्रेस करेंगे तो क्या है, ये हाथ का एक नेचुरल बनावट है,
ये नेचुरल बनावट है। अगर ये हाथ थकेगा या इसको मैं परेशान करूंगा तो आराम करने के लिए किधर गिरेगा? ये लेफ्ट में गिरेगा, ये इधर नहीं जाएगा, इधर मुझे ले जाना पड़ेगा, ये इधर गिरेगा, इस साइड के अंदर। मेरा हाथ आगे को गिरेगा, ये जब थकेगा तो ये आगे गिरेगा, ये मुड़ेगा तो इधर को मुड़ेगा, ये पीछे को नहीं मुड़ सकता है। तो क्या है, या तो ये थक रहा है, इसके ये वाली जो मसल्स और रिस्ट है इसमें स्ट्रेंथ नहीं है, इसकी स्ट्रेंथ को डेवलप करे, स्ट्रेंथनिंग करने की। और दूसरा एक क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बच्चे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं पाम स्वेटिंग का, कि एक्चुअली माय हैंड स्वेट्स अ लॉट व्हाइल होल्डिंग द ग्रिप ऑफ माय पिस्टल इवन ड्यूरिंग प्रैक्टिस, हाउ शुड आई ओवरकम इट? सो देखिए ये तो एक पाम स्वेटिंग की प्रॉब्लम एक नहीं, करीब 15-20 बच्चों का यही आया है कि बिकॉज ऑफ excessive sweating they have a problem in holding the weapon. So देखिए सबसे पहले तो हाँ मैं बता देता हूँ सर, पाम स्वेटिंग देखिए एक नॉर्मल प्रॉब्लम तो नहीं कह सकते हम, एक नॉर्मल लक्षण है एक बॉडी का। हर आदमी को स्वेटिंग होती है, किसी को पाम स्वेटिंग ज्यादा होती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। पाम स्वेटिंग वाले भी हमारे इंडिया टीम में कई शूटर हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। उसके लिए सबसे इजी इलाज तो है जो बोर्ड के ऊपर टीचर पढ़ाते टाइम जो चौक का इस्तेमाल करते हैं चूने वाली, वो चौक रखिए या चौक पाउडर रखिए, या फिर जो वेट लिफ्टिंग के जो स्पोर्ट्समैन वेट उठाने से पहले देखा होगा आपने, एकदम ऐसे करके जाते हैं हाथ में वो पाउडर लगा करके, तो वो पाउडर रखिए या चौक रखिए। वो चौक अपने हाथ पे भी रगड़िए और पिस्टल के ऊपर भी रगड़िए, तो आपका जो स्वेट आएगा वो उसके ऊपर वो ऑब्जर्व कर लेगी, उसको सूख जाएगा, ड्राई रहेगा। और एक तौलिया भी रखिए अपने यहाँ पे लटका करके, उसके अंदर अपन हर बार पिस्टल पकड़ने से पहले 5 शॉट 10 शॉट बाद में उसको साफ करते रहें। और इसका परमानेंट आपने इलाज करना है तो आप क्या कर सकते हैं, बॉडी को ज्यादा से ज्यादा डिटॉक्सिफाई कीजिए, अपनी डाइट को कंट्रोल कीजिए जिसकी वजह से स्वेट ज्यादा हो रहा है, और रनिंग वगैरह करके स्वेटिंग को निकालिए, पसीना निकालो पहले ज्यादा। अभी क्या करता है, गर्मी का मौसम है, इतना ज्यादा बाहर लोग निकल रहे हैं और कोरोना की वजह से भी लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो क्या है कि पसीना निकल नहीं पा रहा है बॉडी का। तो क्या होता है, नॉर्मली खड़े खड़े भी अभी पसीना आ जाता है, या एसी बंद होते ही पसीना शुरू हो जाता है, बैठे बैठे भी। तो बॉडी का पसीना निकालने की कोशिश कीजिए, जितना ज्यादा डिटॉक्सिफाई कर देंगे टॉक्सिन्स निकल जाएंगे, ये नॉर्मली आपका पसीना निकलना बंद हो जाएगा। और वैसे मैच की बात करें तो मैच में जिसको नहीं आता है पसीना उसको भी आ जाता है, तो उसके लिए आप वो चौक रखिए और चौक को हाथ पे रगड़ के या वो पाउडर को आप रगड़ करके उससे ग्रिप बनाइए, तो स्लिप भी नहीं होगी और आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। Another question is, Om Prakash ji, how to stop the twist of the body and neck position while firing? ट्रिगरिंग करते टाइम इनकी बॉडी ट्विस्ट हो रही है या नेक ट्विस्ट हो जा रही है, सो उसको कैसे कंट्रोल करें? सौर्य राठौर का ये क्वेश्चन है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज हमने यहाँ तक खत्म किया है, सिर्फ लिफ्टिंग तक बताया मैंने, इसके आगे का पॉइंट कल शुरू करेंगे, अभी पूरा क्वेश्चन आंसर का सेशन नहीं लेंगे। क्वेश्चन आया है कि टिल्ट हो रही है, बॉडी टिल्ट हो रही है इनकी, तो एक तो क्या है कि मसल्स के अंदर इतनी जान नहीं है कि बॉडी के स्ट्रक्चर को खड़ा रख सके। आपकी बॉडी जब टिल्ट होती है या गर्दन टिल्ट होती है या रिस्ट टिल्ट हो रही है, कुछ भी टिल्ट हो रहा है, तो उसका सीधा सा फंडा यह है कि मसल के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है इतनी कि वो उसको बॉडी को वहां पकड़ के रख सके। तो अपनी स्टेमिना बढ़ाइए, अपनी बॉडी की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कीजिए आप। शूटिंग को लोग समझते हैं, जब कहते हैं कि हम 90% जो है दिमाग का गेम है, 10% फिजिकल है, बॉडी का कोई रोल नहीं है। बॉडी का रोल नहीं है तो बॉडी के लिए पहलवानी नहीं करनी है आपको, लेकिन एक जेन्युइन स्ट्रेंथ जितनी चाहिए वो तो डेवलप करनी ही पड़ेगी। तो उसके लिए आप अपनी बैक को ठीक कीजिए, एब्स को ठीक कीजिए और पिलर्स मजबूत कीजिए, फुल बॉडी की स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेचिंग कीजिए। इसके ऊपर भी एक्सरसाइज वाले दिन मैं बताने वाला था, लेकिन आपका क्वेश्चन आ गया तो बता देता हूँ। गर्दन अगर आपकी हो रही है तो इसका मतलब गर्दन भी किसी एक एंगल पे जब थक जाती है, गर्दन की अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, थक जाती है, तो क्या होगा, धीरे धीरे ये रिलैक्स लेने के लिए क्या करेगी, गिरती जाएगी। और जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा ये ट्विस्ट होती जाएगी। आप नॉर्मली होता आदमी अगर खड़ा हुआ है तो वो खड़े खड़े भी अगर थक गया तो क्या करेगा, या तो ऐसे आगे पेट आगे निकलना शुरू हो जाएगा, या एक टांग पे खड़ा होना शुरू हो जाएगा, या वो थोड़ा ढीला होकर नीचे होगा। बॉडी रिलैक्स लेने के लिए अपने आप उस जोन में चली जाती है। टिल्ट हो रही है ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है, ये है कि मसल्स थक रही हैं आपकी, आपकी मसल में उतनी जान नहीं है जितना आप उसको काम में ले रहे हो। तो अपनी मसल्स को बढ़ाओ, प्रोटीन का इंटेक बढ़ाइए बॉडी के अंदर, और बॉडी को काम में लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए खूब सारी, हर पार्ट की, गर्दन की भी कीजिए और बॉडी, कमर, शोल्डर, सब चीजों की।
और क्वेश्चन है कि होल्डिंग कितनी देर करनी चाहिए सर? जितनी ज्यादा हो सके होल्डिंग ही करनी चाहिए, मैं तो ये कहूंगा। एक यूएसए का शूटर था जिसने ओलंपिक में मेडल भी लिया, और उस टाइम पे बॉर्डर पे लड़ाई छिड़ गई थी, तो उसको 1 साल के लिए बंकर में भेज दिया गया, बॉर्डर के ऊपर भेज दिया गया। यूएस आर्मी का था, 1 साल बंकर में रहा, और जैसे ही ओलंपिक स्टार्ट होने वाला हुआ उसको बुलाया गया, महीना 20 दिन उसको पूरी प्रिपरेशन का टाइम दिया, ओलंपिक खेला, मेडल लिया और वापस आ गया। तो उससे पूछा कि तुमने क्या किया, कैसे हुआ ये, तुमने प्रैक्टिस भी नहीं की, तुमसे उम्मीद भी नहीं लगा रखी थी। तो वो बोला कि वहां पे मैं, वो राइफल का शूटर था, बोला स्नाइपर मेरी राइफल थी, मेरे पास बंकर में बैठा था, लड़ाई हो नहीं रही थी, बंकर में पड़े पड़े बस मैं ड्राई करता रहा, और वही चीज मैंने यहाँ आकर के फॉलो कर ली। तो ड्राई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू कैन डू, विच यू मस्ट डू। ड्राइव में अपने आप को परफेक्ट बनाइए। जब ड्राइविंग सीखते हैं हम, तो क्या पहले दिन ही ट्रैफिक में गाड़ी हमारे को पकड़ा देता है जो ट्रेनर होता है? नहीं पकड़ाता है। पहले आपको बैठे बैठे एक्सरसाइज करनी पड़ती है उसकी, कि हाँ ये गियर यहाँ होता है, पहले गियर देख करके डालते हैं, ये यहाँ पे पहला, यहाँ पे दूसरा, ये क्लच ऐसे दबाना है। तो क्या आपको पहले स्टार्ट करके ट्रैफिक में थोड़ी गाड़ी दे देते हैं कि जाओ, पहले बिठा करके रिहर्सल करवाते हैं कि ये पकड़ के यहाँ डालना होता है बिना देखे हुए, फिर पीछे करना है, फिर 3 नंबर है, ये बैक गियर डालते हैं, ये इंडिकेटर इस हाथ से ऐसे करना है। होता है कि नहीं होता है? वैसे ही आपने ड्राइव में ये सब चीजें सीखनी है। ड्राइव में पोजीशन को पकाना है, ड्राइव में आपको लिफ्टिंग पकानी है, ब्रीदिंग के साथ हाथ उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है, बाद में ट्रिगर कंटिन्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नजर साइड पे जम रही है कि नहीं जम रही है, ये सब चीजें ड्राइव में करनी है। और जितना ज्यादा ड्राइव करोगे, अगर 2 शूटर आज के दिन एक साथ मेरे को दिए जाएं और 1 से 6 महीने ड्राइव की जाए कंटिन्यू, और एक को 6 महीने ड्राइव ना करवाए और कंटिन्यू फायर करवाया जाए, 6 महीने बाद अगर टेस्ट लेंगे तो जो ड्राइव कर रहा है वो इससे 10 पॉइंट ज्यादा मारेगा। आई एम गारंटीड। इसके लिए मैं लिख के दे सकता हूं आपको, इतनी ये ड्राइव कारगर है। मेरे ख्याल से किसी को शक नहीं होना चाहिए कि ड्राइव से हेल्प। आप देखते होंगे कि टॉप शूटर्स, बहुत बड़े बड़े शूटर आते हैं, ड्राइव करते हुए नहीं देखते, और आप लोगों का मैच होता है 10 बजे, आप सुबह 8 बजे। साउंड कट हो रहा है। प्रतीक, एम आई ऑडिबल? प्रतीक? उतनी है, वो घर पे करके आया है, तो दिन में 6-6 घंटे तक ड्राइव की है। And breathing control. We've got 2 minutes left. तो ओम प्रकाश जी, ब्रीदिंग कंट्रोल, काफी क्वेश्चन हैं सर, ब्रीदिंग कंट्रोल कैसे की जाए? ब्रीदिंग कंट्रोल का देखिए सिंपल जो फंडा है वो तो है रनिंग। रनिंग कीजिए, स्विमिंग कीजिए और स्लीपिंग कीजिए, खूब सोइए। सोते हुए क्या होता है, आप देखेंगे कि हम जब सोते हैं या हम बैठे हैं तो हमारी जो ब्रीदिंग चलती है वो छाती में चलती है, छाती से सांस लेते हैं, छाती से छोड़ देते हैं। लेकिन अगर किसी के घर में 1 साल का 6 महीने का बच्चा है, जब वो सो रहा होता है तो उसको देखिए कि सांस कहां से लेता है, उसका सांस जाता है पेट में, पेट फूलता है उसका सांस लेते टाइम पे, पेट अप डाउन होता है। और हम लोगों को क्या होता है, छाती में सांस आता है, छाती से निकल जाता है, प्राण यहाँ तक जा ही नहीं पाता। ब्रीथ क्या है, प्राण है आपका। जापानीज एक टेक्नोलॉजी है, जो टेक्नोलॉजी क्या है, एक पार्ट है ब्रीदिंग को समझाने के का, जापानीज के अंदर ट्रांटल प्राणायाम बोलते हैं उसको, जो यहाँ नाभि से भी थोड़ा नीचे तक अपना प्राण बताते हैं, ब्रीथ बताते हैं कि सांस जब हम लेते हैं तो यहाँ तक जाना चाहिए, नाभि के 4 अंगुल नीचे तक सांस जानी चाहिए, उसके बाद वापस आनी चाहिए। लेकिन हम इस हाय तौबा भागदौड़ वाली जिंदगी के अंदर इतने बिजी और फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, इतने ज्यादा आर्टिफिशियल हो गए हैं कि हम सिर्फ सांस उतना ही लेते हैं कि हम बस जिंदा रह जाएं। सांस, प्राण का महत्व ही खत्म हो गया है। लिया सांस, यहाँ तक पहुंचा, थोड़ी सी शांति आ गई कि हाँ ठीक है, फेफड़े में पहुंच गया, खत्म, पेट में नहीं जाता। और यहाँ तक जो नाभि के नीचे प्राण का सेंटर है, वहां तक प्राण पहुंच ही नहीं पाता है। ब्रीथ यानी कि प्राण। तो इसके लिए आप इसको एक्सरसाइज करने के लिए प्राणायाम योगा तो खैर लास्ट डे बताऊंगा, ये बताऊंगा जो इसकी मास्टर एक्सरसाइज है। बेसिकली मैं ये बता दूं, आपको रनिंग की बहुत जरूरत है, स्लो एंड कंटिन्यू रनिंग कीजिए, और किलोमीटर देख के नहीं कीजिए, टाइम देख के कीजिए। आज 10 मिनट किया, कल 15 करो, 20 करो, 45 करो, 40 मिनट करो, रनिंग कीजिए। रनिंग नहीं किया जा रहा है, घर पे खड़े खड़े ऐसे करते रहो। वो अभी रनिंग का नाम लेते ही बोल देंगे कि लॉकडाउन में बाहर नहीं जा सकते, और बोलेंगे कि वो ट्रेडमिल है नहीं, जिम भी बंद है। जरूरत नहीं है ट्रेडमिल या हमारा टाइम लिमिट इज, वी क्रॉस्ड आवर टाइम लिमिट, वो ड्रॉप डाउन ना हो इससे पहले। So tomorrow morning we'll meet again at 10 o'clock,
and the session, technical session will carry on. So thank you very much for joining us today. कल मिलते हैं.